बातचीत करते हैं बीएमएल के मैनेजमेंट से। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी शांतनु राय जी जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बातचीत करेंगे नतीजों पर और आगे कुछ प्लान्स पे। तो थर्ड क्वार्टर के नंबर जो है आप कैसे एनालाइज करते हैं, आपके हिसाब से क्या हाईलाइट थी उस पर? साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 330 करोड़ रुपए का, तो उसका एग्जीक्यूशन कब तक हो पाएगा? किस तरह के मार्जिन में आप कमांड करेंगे? चलिए अब शुरू करते हैं पहले Q3 के नंबर्स से। तो मैं समझता हूं कि Q3 हमारा काफी ठीक ठाक रहा। अगर हम पीबीटी की बात करें तो पीबीटी 61% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। और जहां तक इबिट्टा का सवाल है, इबिट्टा भी 1% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। तो काफी अच्छी पोजीशन है हमारी। पर हाँ, पहले 3 क्वार्टर हमारे जनरली उतने ज्यादा टर्नओवर नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पहले क्वार्टर में 10%, सेकेंड क्वार्टर में 20%, तीसरे क्वार्टर में 30%, लेकिन चौथे क्वार्टर में जनरली 40%, 45% तक भी हम अचीव कर पाते हैं। और जो कई बार हमने 50% भी अचीव किया है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग आखिरी क्वार्टर में 45% के करीब जो है हमारा टर्नओवर का, वो अचीव कर पाएंगे। दूसरा, जहां तक ऑर्डर बुक का सवाल है, हमारा ऑर्डर बुक जो है 12,300 करोड़ का है, जिसमें कि 58% करीब रेल का है, 48% रेल का है, 40% डिफेंस का है, 12% माइनिंग कंस्ट्रक्शन का है। इस साल का ऑर्डर इनफ्लो जो है हमारा काफी अच्छा रहा। 6,600 करोड़ के ऑर्डर आए हैं, जिसमें कि रेल का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा, 58%, 25% डिफेंस से आया और करीब 17% माइनिंग का आया है। जहां तक ऑर्डर बुक गाइडेंस का सवाल है, तो इसमें कुछ और भी रेल के प्रोजेक्ट, जैसे पहले भी मैंने बताया था, कुछ प्रोजेक्ट्स अगले साल के लिए पुश कर दिए गए हैं। इसके बाद में कुछ रेल के प्रोजेक्ट्स हैं जो ट्रैक मशीन से रिलेटेड हैं या स्पर्ट कार से रिलेटेड हैं, उनको भी अगले साल पुश कर दिया गया है। परंतु इसके बाद भी कुछ ऑर्डर्स पे हम काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है करीब 2,000 करोड़ के ऑर्डर सिर्फ मेट्रो सेक्टर से हमको, मेट्रो और डिफेंस और माइनिंग तीनों मिला के करीब 2,000 करोड़ के ऑर्डर और आ जाएंगे। तो 14,000 का भी मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा, बट 13,000 करोड़ तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि 1,000 करोड़ जो है इट हैज बीन पुश बैक टू द नेक्स्ट ईयर। दैट इज ऑर्डर बुक गाइडेंस। और जहां तक एग्जीक्यूशन का सवाल है, देखिए एग्जीक्यूशन जो है कैसा सब्जेक्ट है, जिसमें कि तीनों बिजनेस वर्टिकल हमारे अलग अलग तरह से ऑपरेट करते हैं। तो तीनों बिजनेस वर्टिकल अलग अलग तरह से ऑपरेट करते हैं, तो उनकी स्ट्रेटेजी भी अलग होती है, उनकी एग्जीक्यूशन फिलोसॉफी भी अलग होती है। अब हम अगर रेल मेट्रो को लें, तो रेल मेट्रो जो है प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट है और नॉर्मली 3 से 4 साल लगता है, 1 से 2 साल तो लगता है प्रोटो बनाने में, उसके बाद 2 से 3 साल में सप्लाईज आती हैं इसकी। सेम डिफेंस में भी होता है, जिसमें कि जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। जबकि माइनिंग जो सेगमेंट है, उसके अंदर में ऑर्डर आने के 3 से 6 महीने के अंदर में हम उसको एग्जीक्यूट करने के स्थिति में रहते हैं, जो हमारी नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि हम जो अभी डेवलपमेंटल जॉब्स पे काम कर रहे हैं, हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट पे, और जिनकी वैल्यू भी काफी ज्यादा है एक एक इक्विपमेंट की, उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है, 12 से 18 महीने, और इसके और साइट पे भी काफी काम होता है। तो तीनों ही वर्टिकल के अपने अलग अलग नुएंसेस हैं, अपने अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी है। तो वी हैव अ गो टू स्ट्रेटेजी फॉर एग्जीक्यूशन फॉर ईच ऑफ द वर्टिकल्स। ओके, तो राय साहब, ये अगले 5-7 सालों में अगर स्पेसिफिकली डिफेंस की बात करें, कि चूंकि सबसे हॉट सेक्टर वही है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर भी वहीं से आ रहे हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अगले 4-5 सालों में? किस तरह के ऑर्डर्स मिलेंगे आपको, और कोई पाइपलाइन आपको दिख रही है जिसको आप हमें बता सकें? देखिए, सबसे पहले मैं रेल की बात करूंगा। रेल और मेट्रो में जो आज के डेट में टेंडर्स आए हैं और जो अगले साल के रडार में दिख रहा है, उसी से कम 10 से 12 हजार करोड़ का अपॉर्चुनिटी साइज है। जो रेल के टेंडर्स पुशबैक कर दिए गए हैं अगले साल के लिए, और अगर हम वंदे भारत का लेंगे तो 40 से 50 हजार करोड़ के टेंडर्स अगले 2-1 साल के अंदर में पक्का डेफिनेटली ये फ्रक्टिफाई होना चाहिए। दैट इज अपॉर्चुनिटी स्पेस। और अगर हम डिफेंस की बात करें, तो डिफेंस में
आगे चल के आने वाले समय में हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, चाहे वो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स हों, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, मिसाइल सिस्टम्स के लिए, और जो भी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, और उसके अलावा जो कॉम्बैट इंजीनियरिंग सेगमेंट है, इसके अलावा जो आर्मरिंग हमारा डिवीजन है, तो इन सबको मिला के डेफिनेटली 40 से 50,000 करोड़ के ऑर्डर्स की संभावना है, जो आगे का जो पर्सपेक्टिव प्लान है हमारे आर्म फोर्सेस का। और इसके साथ में जो हम नंबर्स सोच रहे हैं कि डिफेंस से अगले 4 से 5 साल में 5,000 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू आने लगेगा, वो मुझे संभव होता दिखाई दे रहा है। 5,000 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू डिफेंस से आएगा और 40-50 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक बनती हुई दिख रही नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में। अच्छा राज साहब, थर्ड क्वार्टर के थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उसमें आपने YOY रेवेन्यू फ्लैट था आपका, खास तौर पे रेल और मेट्रो से ही ज़्यादा बिजनेस आया। ऐसे में क्या 20% की जो आपने गाइडेंस दी उसको मेंटेन करना पॉसिबल होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो हमें इस साल एग्जीक्यूट करना है, हमारा सेल्स रेवेन्यू अचीव करने के, उसके ऑर्डर सारे हमारे पास में है। तो ऑर्डर की हमें कोई कमी नहीं है, हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। पिछले क्वार्टर में जो हमें थोड़ी बहुत जो दिक्कत आई, वो रेल मेट्रो के कारण नहीं आई। इनफैक्ट रेल मेट्रो और डिफेंस वर्टिकल दोनों में बहुत एनकरेजिंग रहा, करीब 54 से 55% का ग्रोथ रहा। माइनिंग थोड़ा सा नीचे गया, और उसकी वजह थी हमारी जो सप्लाई चेन में जो दिक्कतें आई जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के कारण, और दूसरा इंडिजिनाइजेशन से रिलेटेड। चूंकि हम इंडिजिनाइज कर रहे हैं, तो शुरू में कई बार काफी चैलेंजेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। तो हम अभी उस पर काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी स्टेबलाइज होगा। जहां तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का सवाल है, तो कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एयर फ्रेट करके जितना हम ला सकें। और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन, उसके कारण जहां पे 20 दिन में माल आता था, 30 दिन में माल आता था, वो अब 60 दिन में आ रहा है। तो हमने डिस्पैचेस कर लिए थे दिसंबर में, वो आइटम हमारे पास पहुंच गए हैं। पर हाँ, अभी जो भी डिस्पैच होगा वो जाके अप्रैल में आएगा। इसलिए हमें जो भी आवश्यकता है तुरंत, जिसको हमें चाहिए जिन आइटम्स की, उसको हम एयर फ्रेट कर रहे हैं। तो इसका मिटिगेशन प्लान भी हमने बना लिया है, और आगे के लिए भी हम कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, ताकि एक मिटिगेशन प्लान रहे इस तरह के सप्लाई चेन डिसरप्शंस को हम जिससे ओवरकम कर सकें। ओके सर, ओके राय साहब, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आपने कोशिश की है कि उनको कंटेन किया जाए, कम किया जाए, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कैसे आप उसको कंटेन कर रहे हैं और कितना पर आप रोक पाएंगे उसको, अगर हम इसी करंट ईयर की बात करें तो? मैं सबसे पहले एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करूंगा। पहले 2 क्वार्टर के मुकाबले तीसरे क्वार्टर में एम्प्लॉय कॉस्ट में काफी इंप्रूवमेंट आया, 2% फर्दर एम्प्लॉय कॉस्ट हमारा कम हुआ है। और जो ओवरऑल रेवेन्यू है, उसके अंदर जो एम्प्लॉय कॉस्ट है आज की डेट में, वो करीब 25% पे आ चुका है। जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, जो फोर्थ क्वार्टर का नंबर है उसको हम अगर अचीव कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है 20% के आसपास एम्प्लॉय कॉस्ट रहेगा। बट ये कहना कि 20% से एकदम हम जो है उसको 15 पे ले आएंगे, 14 पे ले आएंगे, ये मेरे हिसाब से अभी तुरंत संभव नहीं है। 18%, 17% के आसपास का एम्प्लॉय कॉस्ट एक हेल्दी एम्प्लॉय कॉस्ट रहेगा। स्पेशली हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में हैं, तो करीब 17 से 18% का एम्प्लॉय कॉस्ट मेरे हिसाब से एक अच्छा नंबर है, जो कि हम आगे आने वाले सालों में अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट इस साल मेरा जो गाइडेंस है, वो करीब 20% के लगभग का एम्प्लॉय कॉस्ट का रहेगा। में 20% रहेगा इस साल, और अगले वर्षों में 17-18% तक कंटेन करने की कोशिश होंगी। अच्छा, फिर ऐसे में क्या मार्जिन गाइडेंस क्या देंगे आप? 24 में क्या अचीव करेंगे मार्जिन? आप बढ़ के आएगी थोड़ी मार्जिन? देखिए, लास्ट ईयर जो है हमने मार्जिन करीब ऑलमोस्ट डबल डिजिट टच कर लिया था। अगर हम इबिट्टा की बात करें, तो जो पहले 9 माह में हमारा इबिट्टा पिछले साल के मुकाबले करीब 1% बढ़ा है। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम जो सेल्स रेवेन्यू है उसको टच कर पाएंगे, क्योंकि एक हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, उसके ऊपर हम जितना भी करेंगे, इट इज ऑल मार्जिन। सो अगर हम वो कर लेते हैं, तो 200 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ जो है, इट शुड नॉट बी
दैट बिग अ चैलेंज, बट डेफिनेटली इस साल जो है हम डबल डिजिट इबिट्टा टच करने की स्थिति में रहेंगे, जो Okay. अपने आप में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि अगेन हम जिस सेक्टर में काम करते हैं वहाँ ऐसा नहीं कि 18-20% इबिट्टा हम उम्मीद कर सकें, 12 से 14% इबिट्टा भी हम अगले 3 से 4 साल में अचीव कर पाए। सो वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और हमारी कोशिश पूरी है कि उस लेवल तक जो है इबिट्टा को ले जाया जाए अगले कुछ सालों में। शांतनु जी, एक्सपोर्ट मार्केट भी काफ़ी लुक्रेटिव है आप लोगों के लिए। वहाँ किस तरह के मौके हैं आपके पास और किन किन देशों से आपको लगता है कि खासा बिजनेस हो सकता है? देखिए, एक्सपोर्ट्स हमारा जो है एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है और एक्सपोर्ट्स का जहां तक हम बात करें तो करीब 95% एक्सपोर्ट्स हमारी अभी तक माइनिंग से होती रही है और अभी भी जो है इस साल भी हमारा जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू आएगा वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से माइनिंग से डिपेंडेंट रहेगा, जिसमें हमारे जितने ओवरबर्डन के इक्विपमेंट है वैल्यू चेन के अंदर में, ओपन कास्ट माइनिंग में, चाहे बुलडोजर हो, चाहे मोटर ग्रेडर हो, चाहे डंप ट्रक हो, चाहे एक्सकेवेटर हो, हम इन सभी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हमारा जो फोकस मार्केट है वो अफ्रीका है, वो जो है मिडल ईस्ट है और जो अर्स्टवाइल सीआईएस रीजन वो भी है और आसियान रीजन भी है जिसमें कि वियतनाम वगैरह भी आते हैं। पर हमारा जो आगे का फोकस है वो डिफेंस पे काफी फोकस रहेगा हमारा। रेल एंड मेट्रो पे हमारा काफी फोकस है इस वक्त। मेट्रो के कुछ अपॉर्चुनिटी है, बिग टिकट अपॉर्चुनिटी है लैटिन अमेरिका में। दूसरा जो है मिडल ईस्ट में, गल्फ रीजन में, ये दो अपॉर्चुनिटीज पे हम लोग काम कर रहे हैं और मेट्रो में अगर हम एंट्री कर पाए ग्लोबल मार्केट में तो ये एक नया आयाम, नया एवेन्यू खुलेगा हमारी कंपनी के लिए और आगे जाके एक्सपोर्ट रेवेन्यू को बढ़ाने में ये बहुत मदद करेगा। इसमें terms of the value as well as the visibility of the company. Export of any rolling stock for a metro project or for a rail project definitely has a more value, more visibility as compared to a fast moving product. राज साहब, आपने बातचीत के दौरान कई बार इंडिजिनाइजेशन या दूसरे शब्दों में कहें तो मेक इन इंडिया का यूज़ बार बार किया है। इसको कैसे हम लोग इसको समझें कि आप लोग मैक्सिमाइज कर रहे हैं? इसमें इंडिजिनाइजेशन का मैं आपको बताना चाहूंगा दो पहलू होते हैं। पहले हम लोग जो इंडिजिनाइजेशन पे फोकस कर रहे थे वो बेसिकली सिस्टम लेवल पे कर रहे थे और सिस्टम लेवल पे करते करते एक समय ये रियलाइज हुआ कि अब सिस्टम से हटके हमें एग्रीगेट लेवल पे, कंपोनेंट लेवल पे इंडिजिनाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि क्रिटिकल कंपोनेंट और क्रिटिकल एग्रीगेट्स अगर हम आज भी इंपोर्ट करें बाहर से तो वो सही मायने में आत्मनिर्भरता नहीं होगी। तो पिछले 10 सालों में सरकार के सहयोग से और सरकार का जो थ्रस्ट रहा है उससे इन चीजों पे बहुत ज्यादा थ्रस्ट रहा है और इससे नंबर वन हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन द एग्रीगेट्स फॉर आवर फॉरेन, फ्रॉम आवर फॉरेन ओईएम्स और फॉरेन सप्लायर्स और फॉरेन वेंडर्स, इसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जो है हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है उसको किस तरह से रोबस्ट बनाया जाए, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई चेन से सिर्फ इंडिजिनस आइटम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सस्टेन करना है हमें और दूसरा क्वालिटी पे पूरा ध्यान देना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में, जब इंडिजिनाइजेशन हम करते हैं कंपोनेंट लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे, तो उस वक्त इन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि आगे जाके क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज ना हो और सस्टेनेबल सप्लाईज हमें मिलती रहें। इन चीजों पे हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इंडिजिनस रोबस्ट सप्लाई चेन को डेवलप करने में हमारा पूरा फोकस है इस वक्त। भूपेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी योजनाएं और आगे गाइडेंस देने के लिए, और एक बेहतरीन प्रदर्शन आज भी BML दिखाते हुए, शानदार प्रदर्शन आज भी 6-7% ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।